Assalamu alaikum. This video is being recorded for aspirants of PMS exams and CSS exam, especially for those candidates who are preparing for English essay paper. This video is also related to aspirants and candidates who are preparing for English essay paper for the post of Assistant Election Commissioner. I'm pretty hopeful that you would find this video very informative क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने एक इंग्लिश ऐसे आउटलाइन डिस्कस करूंगा जो कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के हवाले से बहुत ही रेलेवेंट है और पीएमएस और सीएसएस के इंग्लिश ऐसे पेपर के हवाले से बहुत इंफॉर्मेटिव है। मैं ऐसे आउटलाइन को डिस्कस करने के साथ साथ आपको रिकमेंडेड बुक्स बताऊंगा जो कि आप अपने ऐसे में कोड कर सकते हैं। मैं आपको इस ऐसे आउटलाइन के डिस्कस करने के साथ साथ आपको ऐसी कोटेशंस बताऊंगा जो कि आप अपने पेपर के अंदर मेंशन कर सकते हैं अपने ऐसे को लिखते हुए। इसके अलावा मैं अपने आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर ऐसे रिसर्च रिपोर्ट्स का हवाला दूंगा, ऐसे रिसर्च के इंडेक्स बताऊंगा आपको जो कि आप आज के टॉपिक में जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उस ऐसे के अंदर आप साइट कर सकते हैं। तो होपफुली ये आज की वीडियो जिसके अंदर मैं एक एक ऐसे की कंप्लीट आउटलाइन डिस्कस करूंगा, उस आउटलाइन कैसे ड्रा करनी है, उसके इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, उसके चैलेंजेस में क्या लिखना है, उसके सोल्यूशन या स्ट्रेटजीज में क्या लिखना है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है आपने, और इन कंक्लूजन का पैराग्राफ आपने कैसे लिखना है। आई वुड guide you from A to Z. Hopefully, you would watch it completely so that you may equip yourself with the necessary skills for writing an effective English essay. So let me start. आज का हमारा टॉपिक है, मैं स्क्रीन को जरा विजिबल करता हूं मजीद। टॉपिक को जरा देखें, कॉम्बैटिंग इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस चैलेंजेस, मैं इसको मेल प्रैक्टिसेस कह देता हूं। कंबैटिंग इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जी जब इलेक्शंस होते हैं तो कुछ ऐसी मेल प्रैक्टिसेस सामने आती हैं। मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो कि गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे मलेरिया जिसको हम कहते हैं। तो मेल का वर्ड होता है नेगेटिव का मतलब होता है। तो मेल प्रैक्टिसेस ऐसी प्रैक्टिसेस जो रॉन्ग हैं, जो कि रॉन्ग डूइंग्स कह सकते हैं आप। तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जब भी होते हैं तो कुछ मेल प्रैक्टिसेस सामने आती हैं। तो उनकी वजूहत से, जिन मेल मेल प्रैक्टिसेस की वजह से पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना है और उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, तो लेट वी डिस्कस। इस ऐसे के अंदर सबसे पहले जो आप आउटलाइन के अंदर देखेंगे वो पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन की हेडिंग। आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग में आप जनरली स्टार्ट करेंगे कि इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस होती क्या है, उसको डिफाइन करेंगे कि इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस जो है इसका मतलब होता है कि ऐसी इलीगल या अनएथिकल बिहेवियर्स या एक्शन या सिस्टम्स जो कि अंडरमाइन करते हैं फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी को अंडरमाइन करते हैं, जो लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शंस को, यानी कि इलेक्शंस की जो ऑथेंटिसिटी है, लेजिटिमेसी जो है, फेयरनेस जो है, जेन्युइननेस जो है, उसको क्या कह सकते हैं, अंडरमाइन करते हैं। इनको हम कहते हैं इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस। इनको डिफाइन करेंगे, फिर आप बताएंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि जब मेल प्रैक्टिसेस होंगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि ऐसे टेंटेड इलेक्शंस होंगे, ऐसे आप कह सकते हैं अंडरमाइंड इलेक्शंस होंगे, ऐसे रिग्ड इलेक्शंस होंगे जो कि जिससे डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो अब जब आप मेल प्रैक्टिसेस को डिफाइन कर देंगे, इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस को, फिर आप बताएंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कितने जरूरी होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। तो आप लिखेंगे कि फ्री, ये इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ के अंदर की बातें कर रहा हूं मैं। आपने आउटलाइन के अंदर पहली हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन का जब पैराग्राफ लिख रहे होंगे ऐसे में तो उसमें ये बातें डिस्कस कर रहे होंगे कि पहली लाइन में आप इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस को डिफाइन कर देंगे, अगली लाइन में आप बताएंगे इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होते हैं वो डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के लिए फंडामेंटल पिलर होते हैं। इससे जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस माशरे के अंदर, उस कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स हैं, जो शहरी हैं, वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए। यानी कि जब मेल इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होगी, और जब डेमोक्रेसी होगी तो जो सिटीजन्स हैं वो फ्री एंड फेयर और अनप्रेशराइज्ड वे के अंदर, एक ट्रांसपेरेंट वे के अंदर अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो गवर्नेंस की तरफ, गुड गवर्नेंस का कल्चर का आगाज होगा। फिर इस तरह जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा उसके अंदर तीसरी लाइन आप लिखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जो कॉन्टेस्टेड इलेक्टोरल प्रोसेस होते हैं, यानी कि जब इलेक्शंस के अंदर जो कॉन्टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मार्क्ड हैं, यानी कि जो जो पाकिस्तान की जो लंबी हिस्ट्री है जब इलेक्टोरल प्रोसेस गुजरता आ रहा है मुख्तलिफ स्टेजेस में से,
जिसके ऊपर इस पूरे सफर के दौरान जो इलेक्टोरल प्रोसेस था, दैट इज मार्क्ड बाई, कि उसकी पहचान है कि इसके ऊपर एलिगेशन लगते रहे हैं रिगिंग के, इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा वीक इदारा है, और इस तरह पब्लिक डिस्ट्रस्ट, यानी कि पब्लिक उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती इलेक्शंस के ऊपर, उसके इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर। इस सारे प्रोसेस ने क्या कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन को, यानी डेमोक्रेसी को सादा अल्फाज में कह सकते हैं, डेमोक्रेसी को क्या किया है पाकिस्तान के अंदर, चैलेंज किया। ये बातें करके अब याद रखें, जब भी आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसका जो पहला पैराग्राफ होता है, जिसको इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ करते हैं, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी लाइन क्या होती है, आखिरी 1 से 1.5 लाइन जो होती है वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। थीसिस स्टेटमेंट बताती है, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी लाइन होती है, ये आखिरी 1 से 1.5 लाइन होती है, ये बताती है कि पूरे ऐसे के अंदर क्या चीज डिस्कस की जाएगी, व्हाट होल ऐसे इज ऑल अबाउट। तो मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है कि फ्यू इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस रिपोर्टेडली इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल प्रोसेस इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस को, जिनके इलेक्शंस के जो पूरा जो प्रोसेस है, जो इलेक्टोरल जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। क्या चीज़ें, कुछ फ्यू मेल प्रैक्टिसेस हैं, इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस। और उससे क्या होता है, विच कॉल फॉर, यानी कि वो जब ये मेल प्रैक्टिस होती हैं तो रिग्ड इलेक्शंस होते हैं, अनफेयर इलेक्शंस होते हैं, और लेजिटिमाइज इलेक्शंस नहीं होते। तो दैट इज, ये पूरी सिचुएशन, इस सिचुएशन में जरूरत किस चीज़ की होती है, विच कॉल फॉर सर्टन रेमीडियल स्टेप्स। इससे जरूरत होती है कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, रेमीडियल्स, यानी कि ऐसे करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं ऑन प्रायोरिटी बेसिस। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्यू इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस हैं जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो मुतकाजी हैं इस चीज़ की कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे रिमीडियल स्टेप्स लिए जाएं प्रायोरिटी बेसिस पे, कि ताकि इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। अब ये पहली हेडिंग हो गई इंट्रोडक्शन की। दूसरी हेडिंग आप मैंने दी है इस आउटलाइन के अंदर, इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान, इसको मैं प्लूरल कर देता हूँ, इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान आ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। ये दूसरी हेडिंग है। अब इस दूसरी हेडिंग के नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना, जैसे मैंने पहली हेडिंग बताई इंट्रोडक्शन, उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखना आपने। दूसरी हेडिंग आप देंगे इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान। ये जो मैंने आपको आउटलाइन के अंदर पहली हेडिंग के अंदर इंट्रोडक्शन के नीचे कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, ये बताया कि आप जब इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आपने वहां पे क्या क्या लिखना होगा। इसी तरह जो दूसरी हेडिंग आप आउटलाइन के अंदर लिखेंगे वो होगी इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस इन पाकिस्तान कॉलन अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू, कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस होती रही हैं उसका एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू होगा। ये दूसरी हेडिंग होगी आउटलाइन के अंदर। इसके नीचे आपने कुछ नहीं लिखना, जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है आपको बता रहा हूँ, दैट वुड असिस्ट यू इन राइटिंग सेकंड पैराग्राफ ऑफ। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का हो गया, सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या होगा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हिस्टोरिकल लेंस के जरिए, यानी तारीखी आप जो उसका दिखाया जाएगा इर्तिका के पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस होती रही हैं। तो आप इसके ऊपर जब एक पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आप लेगेसी ऑफ डिस्प्यूटेड इलेक्शंस की बात करेंगे, कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इलेक्शंस जो बहुत सारे इलेक्शंस हो, जैसे 2008 के इलेक्शन की बात करें, 2018 के इलेक्शन की बात करें, 2024 के इलेक्शन की बात करें, तो पाकिस्तान ऐसे इलेक्शंस में से गुजरता रहा है। पाकिस्तानी जितने भी हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे इलेक्शंस, बहुत सारे इलेक्शन जिसमें एक्विजिशन लगती रही है मैनिपुलेशंस की और मेल प्रैक्टिसेस की। ये बात करेंगे। फिर आप बताएंगे कि जो मिलिट्री है और पॉलिटिकल जो पावर्स हैं, जो पॉलिटिकल पावर पावर कॉरिडोर्स हैं, उनका क्या है इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है इलेक्शंस के ऊपर। तो जो नॉन इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि जो इलेक्शन करवाते नहीं हैं, जो इलेक्शन जो जिनके अंदर जिनका कोई काम नहीं है इलेक्शन करवाने में, इलेक्शन के अंदर इंटरवीन करने में या मेडलिंग के अंदर, तो वो जो नॉन इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो मिलिट्री हो, और जो पावरफुल पॉलिटिकल एलिट्स है वो क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती आई हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस को। फिर आपको मिसालें देंगे, 2008 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन, इन इलेक्शन के बारे में कहा गया, इन इलेक्शन के अंदर रिपोर्ट किया गया कि प्री पोल रिगिंग, यानी कि पोलिंग के प्रोसेस से पहले भी रिगिंग उन्होंने एक प्लान की हुई थी। 2008 के इलेक्शन में जब बेनजीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को कत्ल हो गई थी, आपको पता है, लियाकत बाग रावलपिंडी में। तो उसके बाद पीपल पार्टी की हुकूमत आई, तो वो जो 2008 के इलेक्शन थे जिसमें पीपल पार्टी ने हुकूमत संभाली, तो 2008 के इलेक्शन, 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की हुकूमत आई, 2024 के इलेक्शन में आपको पता है जो आजकल मौजूदा जो पोलिटिकल जो पावर है, जो जो लोग फोर्सेस बैठे हुए हैं पॉलिटिक्स में, तो एक कोलिजन की गवर्नमेंट है आजकल, जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज शामिल है। ज़्यादातर पंजाब के अंदर PMLN है, इसी तरह KPK के अंदर
पीटीआई है, और बाकी प्रोविंस के अंदर भी मुख्तलिफ पार्टीज ने मिलकर हुकूमत बनाई, मखलूत हुकूमत है आप कह सकते हैं। तो 2008 के इलेक्शन हूँ, 2018 के इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन की आप बात करेंगे कि इन इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर रिपोर्ट्स आई कि प्री पोल रिगिंग हुई। और इन इलेक्शंस ने 2008, 2018 और 2024 के इलेक्शन के अंदर विटनेस किया गया कि वाइड स्प्रेड पब्लिक परसेप्शन जो थी वो किस चीज़ के बारे में थी, मैनिपुलेशन के बारे में थी। कि लोगों ने बताया, लोगों ने, जो लोगों की परसेप्शन थी वो ये थी कि ये इलेक्शन जो था, जो मैंडेट था वो चुरा लिया गया, और जो रिगिंग हुई है और मैनिपुलेशन हुई है, मैनिपुलेट किया गया रिजल्ट्स को। तो इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ होगा आपका, ये सेकंड पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद। उस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस होती रही है तारीखी तौर पे, 2008, 2018 और 2024 के इलेक्शन की मिसाल देके आप बताएंगे। इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा। तीसरी हेडिंग मैंने दी है, जो कि मेरी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर भी है, कि पाकिस्तान के अंदर कुछ फ्यू इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस जो है वो रिपोर्ट की गई हैं, जिनकी वजह से जिनको ख़त्म करने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं या ऐसे कुछ रेमेडियल मेजर दें। तो तीसरी हेडिंग मेरी है की चैलेंजेस टू इलेक्टोरल इंटेग्रिटी इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी है, जिनके इलेक्शन सही होने चाहिए, ये जो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को इंश्योर करना चाहिए, इसको कुछ चैलेंजेस का सामना है, उसका आप जिक्र करेंगे। वो क्या है? 3.1 है। अच्छा, थ्री जो आपकी हेडिंग है वो है फ्रेज की शक्ल में। फ्रेजेस हमेशा आपके ऐसे के अंदर जब आप आउटलाइन ड्रा करते हैं तो फ्रेजेस जो मेन हेडिंग्स हैं, जो मेन हेडिंग्स हैं वो फ्रेजेस की शक्ल में होनी चाहिए। जो जो मेन हेडिंग और जो सब हेडिंग्स हैं वो होनी चाहिए कंप्लीट सेंटेंसेस की शक्ल में। तो की चैलेंजेस टू इलेक्टोरल इंटेग्रिटी इन पाकिस्तान, ये एक फ्रेज है। ये तीसरी हेडिंग होगी आपकी आउटलाइन के अंदर। तो अब मैं चैलेंजेस का जिक्र करूंगा, चार चैलेंजेस मैं बताऊंगा आपको। पहली है 3.1, इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस कॉन्स्टिट्यूट अ चैलेंज इन द वे ऑफ हेल्दी इलेक्टोरल प्रोसेस। कि पाकिस्तान के अंदर कुछ इदारा जाती ऐसी वीकनेसेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकुनाज हैं, लूप होल्स हैं, जो कि एक हेल्दी इलेक्टोरल प्रोसेस के रास्ते के अंदर क्या है, चैलेंज क्रिएट करती हैं। वो इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस कौन सी हैं? अब इसके नीचे, अब ये सिर्फ आपने एक सेंटेंस लिखना है आउटलाइन के अंदर, इसके नीचे मैंने कुछ चीज़ लिखी है वो आपको समझाने के लिए लिखी है। कि आप बताएंगे इसके ऊपर जब आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे, ये 3.1 जो है ये एक पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा इसके ऊपर, इस सब आउटलाइन के ऊपर। आप बताएंगे कि इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस कौन सी हैं। आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स का सामना है, प्रोसीजरल डिले का सामना है, इनसफिशिएंट इन्फोर्समेंट पावर है इसके पास, की जो इसकी जो पावर्स हैं इन्फोर्स करने की, जो भी पॉलिसीज बनती हैं उनको इन्फोर्स करने की इसकी जो पावर्स हैं वो बड़ी इनसफिशिएंट है। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हो पाते। फिर इसमें आप बात करेंगे कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के जो सिंबल्स होते हैं, जैसे पीटीआई से अपना सिंबल छीन लिया गया। अब ये इसके ऊपर लड़ाइयाँ हुई कि पीटीआई के लोग कहते थे कि हमें सिंबल मिलना चाहिए, मेंटेन हम कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, उस हमें इनकार नहीं कर सकता हमारे हमारे इस पार्टी से पॉलिटिकल जो सिंबल है। तो इसके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में, ये शो करता है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेस्टेशंस हैं, कि इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ते रहे हैं, और यूं रेगुलेटरी एम्बिग्यूटीज भी पैदा हुई यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस करेंगे कि लीगल कम रेगुलेटरी गैप्स वीकन इलेक्टोरल प्रोसेस। के लीगल और रेगुलेटरी ऐसे गैप्स हैं जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस को वीक करते रहे हैं, या वीक करते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जाएगा कि वो कौन से लीगल या रेगुलेटरी गैप्स हैं। लीगल कम, कम का मतलब होता है साथ, लीगल भी और रेगुलेटरी गैप्स भी। ये टू इन वन बात मैंने की है कि ऐसे कुछ वीकनेसेस या गैप्स हैं जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस को वीकन करते हैं। वो कौन से गैप्स हैं? वो लीगल, लेकिन आप कह सकते हैं कि कानूनी नोयत के भी हैं और रेगुलेशन की नोयत के भी हैं। अब उसमें, अब इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जाएगा, उसमें आप लिखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टोरल लॉज हैं और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, 2018 के इलेक्शन की बात आप करेंगे, उसका हवाला देंगे। उसके अंदर फ्लॉज पाए गए लॉज के अंदर भी, और उन लॉज की जब इंप्लीमेंटेशन हुई उसमें भी गैप्स पाए गए। आप इसको मजीद एलेबोरेट करेंगे कि जो पॉलिटिकल फाइनेंस होता है और जो कंपेन की जो स्पेंडिंग पैटर्न्स होते हैं, जो कंपेन के ऊपर जो पैसा लगता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज लगाती हैं, उसके इश्यूज सामने आए। उसमें आप बात करेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कितनी कंपेन कर सकती है, वो कितना उसमें फाइनेंस लगा सकती है। अब वो जब फाइनेंस लगाएगी तो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर करेंगे। तो एम्बिग्यूटी इन कंपेन फाइनेंस लिमिट्स ट्रांसपेरेंसी। और इसी तरह इसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटीज आई कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी देखी गई जो अभी हुकूमत में भी हैं, कि उन्होंने लिमिटलेस वे में खर्च किया अपनी इलेक्शन कंपेन के हवाले से, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को रोक दिया गया कि आप कंपेन नहीं कर सकते। तो अब ये जो एम्बिग्यूटी है इन कंपेन फाइनेंस लिमिट्स, इसके अंदर चूंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो उससे क्या हुआ, इलेक्शन जो है उसके अंदर रेगुलेशन की, इलेक्शन को रेगुलेट करने में, और जो लीगल पहलू है जैसे कि कितनी लिमिट्स होनी चाहिए अपनी स्पेंडिंग
जब कंपेन को स्पेंड के ऊपर फाइनेंस किया जाता है। तो इसके अंदर भी इश्यूज आए हैं, लीगल एंड कम रेगुलेटरी गैप्स भी पाए गए। इसी तरह तीसरा इशू ये आया कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स इंपीड इलेक्टोरल प्रोसेस। ये तीसरा सेंटेंस है आपका, सीसी साहब हेडिंग है। तो ये तीसरा चैलेंज सामने आया पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है उसने भी इलेक्टोरल प्रोसेस को रोका। मतलब है कि उसको एफिशिएंट नहीं बनने दिया इलेक्शंस के पूरे प्रोसेस को। उसमें क्या बात करेंगे कि जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है उससे अगरचे ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं तो साथ कुछ सेफ गार्ड्स भी हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए। तो वो जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है उसके साथ एडुकेट सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, जिससे क्या हुआ, अब ये खतरा बढ़ गया है कि साइबर मैनिपुलेशन हो सकती है, साइबर रिस्क का खतरा हो गया है, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं कि बायोमेट्रिक जो है डाटा उसमें सॉफ्ट डाटा होता है, साफ ज़रा है। अब उसको हैकर्स जो है, जो स्पैमर्स होते हैं, वो हाईजैक कर सकते हैं। तो वो साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज आए हैं साथ साथ, और वो लोग जो टेक सेवी नहीं है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल नहीं जानते, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं ऐसे गैजेट्स को, ऐसे इक्विपमेंट्स को, ऐसी 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 मैकिनेशन, ऐसी मशीन्स को कैसे वो यूज़ कर सकते हैं कि वो घर बैठ के या पाकिस्तान से बाहर बैठ के वो अपना वोट कास्ट कर सके। तो यूँ टेक्निकल इश्यूज जो हैं उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ये पूरा जो प्रोसेस है इलेक्टोरल प्रोसेस, उसमें टेक्निकल इश्यूज भी आए। इसी तरह चौथा जो इशू है, आते रहते हैं, चौथा इशू जो है वो है सोशियो पॉलिटिकल। ये अगेन टू इन वन है कि सोशियो पॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं वो भी हैम्पर करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस हैम्पर, पाकिस्तानी जहां पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान सेंट्रिक है तो पाकिस्तानी इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इस जो सोशियो पॉलिटिकल कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस को हैम्पर करते हैं, उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं। इसके ऊपर जब पैराग्राफ लिखेंगे तो आप इसमें क्या बात लिखेंगे, क्योंकि ऐसे इंक्लूजन डेफिसिट्स हैं, यानी कि तमाम जो वॉइसेस हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता इलेक्शन के अंदर, और सोशल बाइसेस भी हैं, यानी कि समाजी तौर पे ऐसे प्रेजुडिसेस भी हैं। वो उसमें आप क्या बात करेंगे कि जो विमेन हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ वो हैं जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे यूथ है, जो ट्रांसजेंडर है, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। तो वो लोग जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड रहते हैं, वो उनको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता उनको इंक्लूड नहीं किया जाता इलेक्शंस के अंदर। इससे क्या है, इलेक्टोरल जो जो सिस्टमेटिक इलेक्टोरल डिजाइन हैं, वो क्या है, वो मिसफिट है। यानी कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो तमाम कम्युनिटीज को इक्वली, इक्विटेबल बेसिस के ऊपर इंक्लूड नहीं करता। किनको, ट्रांसजेंडर्स को, विमेन को, यूथ को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। तो ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, या जिनको हम वेमेन भी आप कह सकते हैं इसके अंदर साथ शामिल है, तो उसमें उतनी खवातीन या उतने जितने ट्रांसजेंडर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के जितने पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, पाकिस्तान में जितनी यूथ है, जितने आप कह सकते हैं एल्डरली सिटीजन हैं, उनको तमाम वॉइसेस को वो इक्विटेबली या इक्वली जो है वो रिप्रेजेंटेड नहीं होती, रिप्रेजेंट नहीं होती पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। और फिर पब्लिक परसेप्शन के इश्यूज भी हैं, क्यों सोशियो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल में ये इंक्लूजन का पॉइंट आ गया। सोशियो में क्या आएगा, इसमें आएगा कि पब्लिक की परसेप्शन और पब्लिक का जो मिसट्रस्ट है, जो डिसट्रस्ट है, वो भी ये शो करता है कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो उसके अंदर सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं। सोशियो से आप जरा देखें कि सोशल इश्यूज कौन से हैं, कि ऐसे सर्वेज कंडक्ट किए गए हैं जो कि शो करते हैं कि लार्ज परसेंटेज ऑफ सिटीजन जो है वो बिलीव करती है। यानी कि ऐसे इलेक्शंस हुए हैं, पिल डार्ट ने किए हैं, कि वो इलेक्शन बताते हैं, वो सर्वेज बताते हैं कि लाहौर के अंदर देख लें, पूरे पंजाब के अंदर देख लें, पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि ये जो इलेक्शंस होते हैं इसके अंदर ये इलेक्शन मैनिपुलेटेड होते हैं। ये पब्लिक की परसेप्शन है, ये सर्वेज के से रिजल्ट्स आए कि पब्लिक समझती है कि ये जो इलेक्शंस हैं ये रिग्ड इलेक्शंस हैं, ये मैनिपुलेटेड इलेक्शंस हैं। इससे क्या होता है कि पब्लिक की जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है इलेक्शन के अंदर, वो क्या होती है, अंडरमाइन होती है। लोग ट्रस्ट नहीं करते, मिसट्रस्ट या डिसट्रस्ट शो करते हैं। और यूं जब वो लोग टर्न पार्टिसिपेट नहीं करते तो टर्न आउट कम आता है, जब टर्न आउट कम आता है तो यूं सारी वॉइसेस जो हैं वो रिप्रेजेंट, दे आर नॉट, ऑल द वॉइसेस आर नॉट इक्विटेबली रिप्रेजेंटेड थ्रू पाकिस्तानी इलेक्शंस। तो ये सोशो पोलिटिकल चैलेंजेस भी हैं। इसी तरह चौथा इशू है, अच्छा इसमें आप हवाला दे सकते हैं कि 2024 के जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में एक सर्वे किया गया, फिल डार्ट ने ये किया, और उसने उस जो ये लाहौर बेस्ड सर्वे था उसमें 87% रिस्पोंडेंट ने कहा कि ये जो इलेक्शन 2024 के हुए हैं, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जो थे, ये मैनिपुलेशन बेस्ड थे। और ये इससे क्या चीज़ शो हुई, इलेक्टोरल ट्रस्ट के ऊपर का एरोजन शो हुआ, यानी कि पीपल शोड मिसट्रस्ट रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिजल्ट्स। तो ये 87% लोगों ने कहा पिल डार्ट के सर्वे के मुताबिक कि 2024 के 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे उसमें, उसके हवाले से एक सर्वे किया गया लाहौर बेस। उस सर्वे में 87% लोगों ने कहा कि ये सर जो इलेक्शन थे 2024 के, ये क्या है, रिग्ड इलेक्शंस हैं, मैनिपुलेटेड इलेक्शंस है।
तो ये इससे क्या है, पब्लिक डिस्ट्रस्ट शो हुआ, पब्लिक मिसट्रस्ट शो हुआ, पब्लिक परसेप्शन सामने आई, और इस ये जो सोशल इश्यूज हैं इससे भी क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटेग्रिटी पे बड़ा फर्क पड़ता है। अब वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे हम इन चैलेंजेस को रिमूव कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं? तो चौथी हेडिंग है आपके आउटलाइन के अंदर, स्ट्रेटजीज फॉर कंबैटिंग इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। इसके बाद आप कॉलन देंगे। ये आउटलाइन आपकी, जी आपकी चौथी जो फ्रेज है, जो चौथी आउट मेन हेड आउटलाइन है, वो है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस को जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कम्बैट कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो अब 4.1 में अब ये जो चौथी हेडिंग है ये फ्रेज की शक्ल में है। जैसे मैंने बताया कि मेन हेडलाइन जो आपकी हेडिंग्स होंगी वो होंगी आउटलाइन के अंदर, फ्रेज की शक्ल में जो सब आउटलाइंस होंगी वो सेंटेंसेस की शक्ल में होंगी। तो वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन से सॉल्यूशंस हैं, वो कौन से रेमेडियल मेजर्स हैं? तो पहला है कि इंट्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैन एड्रेस मेल प्रैक्टिसेस। यहाँ पे वर्ड लिखेंगे हम इलेक्टोरल, ज्यादा बेहतर रहेगा, इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस। कि पाकिस्तान के अंदर अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाई जाए तो उससे इलेक्टोरल रिफॉर्म जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा, उस पैराग्राफ के अंदर क्या बातें की जाएंगी? उसमें पहली बात आप ये करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी कैपेसिटी और उसकी जो ऑटोनॉमी है कि वो कितना इंडिपेंडेंट है, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जैसे हमने बात की है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होती हैं जिसमें जो इदारे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी क्या की जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, उनकी ऑटोनॉमी बढ़ाई जाती है, उनको खुद मुख्तार ऑटोनमस किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी और इसकी जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करने की जरूरत है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसमें आप बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर्ड करना चाहिए, इसको ऐसी लीगल अथॉरिटी दी जानी चाहिए, इसको ऐसे रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए, इसके पास ऐसे इसका जो पूरा मैकेनिज्म है जिनके थ्रू ये अपने प्रोसीजर्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, जिनके प्रोसीजरल जो मैकेनिज्म है इसके है, उन सारों को एम्पावर करना चाहिए, एनेबल किया जाना चाहिए, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्टोरल लॉज को प्रॉपरली इन्फोर्स कर पाए। इसी में फिर एक दूसरी बात ये करेंगे इसी पैराग्राफ के अंदर कि आप बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होने चाहिए कि जब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंटेस्ट करती हैं तो उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, इलेक्शन के दौरान में भी आते हैं। तो उन इलेक्शन के कॉन्टेस्ट को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्प्यूट्स को, डिसएग्रीमेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स होने चाहिए, और वो बड़े ट्रांसपेरेंट किस्म के होने चाहिए। उससे क्या होगा, यानी कि ऐसी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हम मुतारिफ करवाई जानी चाहिए जिससे क्या हो, ऐसी रिफॉर्म्स हों, ऐसी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हों जो कि ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को इंश्योर करें। अब इसमें आप बात करेंगे कि ऐसी क्लियर इंडिपेंडेंट जुडिशियल पास मुतारिफ करवाए जाने चाहिए अदालती तौर पे कि अगर कोई इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से कोई कंप्लेंट्स हैं तो उनको प्रॉपरली ऐसी जुडिशियल पास हों, ऐसे जुडिशियल फ्रेमवर्क्स हों कि जो उन एजुकेशन इलेक्टोरल कंप्लेंट्स को क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। इसी तरह आप तीसरी बात करेंगे, सॉरी दूसरी बात करेंगे, पहली बात हमने की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, दूसरी हम करेंगे कि लीगल कम पॉलिसी रिफॉर्म्स आर द नीड ऑफ आर, कि हमें ऐसी रिफॉर्म की ज़रूरत है जो कि लीगल भी हों और पॉलिसी भी हों। यानी कि पॉलिसी रिफॉर्म्स, पॉलिसीज़ को भी चेंज करें, और लीगल रिफॉर्म्स यानी कि अपने जो लेजिस्लेशन है उसको भी चेंज करें। अब इसमें हम बात करेंगे लेजिस्लेशन की, जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखा जाएगा, साफ ज़ाहिर है ये दूसरी स्ट्रेटजी है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो इलेक्शन का जो एक्ट है हमारा पाकिस्तान का, जैसे इलेक्शन का एक्ट 2017 का जो एक्ट है, उसके जो फ्रेमवर्क है उसको अपडेट करने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये एक लीगल पहलू आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या बात करेंगे कि आप कहेंगे कि ऐसी कंप्रीहेंसिव अमेंडमेंट्स की जानी चाहिए टाइम टू टाइम जो कि लीगल लेकुनाज, लीगल लूप होल्स को क्या कर सकें, क्लोज कर सकें, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस की अंदर पूरी जो जिम्मेदारी है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की, उनको क्या कर सके, क्लैरिफाई किया जा सके। यानी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का जो एक्ट है 2017 का, उसको रिवाइज करने की, अपडेट करने की ज़रूरत है। और ऐसी कंप्रीहेंसिव अमेंडमेंट्स लाई जानी चाहिए, तरमीमें लाई जानी चाहिए जो कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई करें, और जो लीगल लूप होल्स हैं यानी कि जो कानूनी आप कह सकते हैं सुकम है, उनको क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। ऐसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। इसी तरह आप बात करेंगे कि पॉलिटिकल फाइनेंस की, जैसे मैंने बात की, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कितनी अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकती हैं, कंपेन कर सकती हैं, इलेक्टोरल कंपेन्स। तो उस पूरे ये जो पॉलिटिकल फाइनेंस की या कंपेन की जो ट्रांसपेरेंसी है, इस पूरे प्रोसेस को
रेगुलेट करने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है, ऑडिट करने की जरूरत है, यानी कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज वो इम्प्लीमेंट करें उनको, ऐसी कंप्लायंस होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर रूल्स को फॉलो करें। डिस्क्लोजर ये होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी बताती है, शो करती है कि मैं डिस्क्लोज करती है कि मैंने कितना कितना पैसा मेरे पास कहाँ से आया और मैंने कितना कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया, यानी कि कंपेन के अंदर। और इसी तरह जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज कितना पैसा खर्च करती हैं, जैसे पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ है इसके ऊपर मुखालिफ पार्टीज ने, राइवल पार्टीज ने इल्ज़ाम लगाया कि इसकी जो फंडिंग हो रही है इसकी कंपेन्स की, वो बाहर से हो रही है, यूके से और इसराइल से और फलां फलां जगह से हो रही है। तो वो जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं, जो एक पोलिटिकल पार्टी को कौन लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो जो पोलिटिकल जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं उसको उनको उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। इस तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है, एक्सटर्नल अनड्यू इन्फ्लुएंस और इंटरनल अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है इलेक्टोरल कैंपेन्स के ऊपर, वो उसको हम चेक एंड बैलेंस में हम रख सकते हैं। इसी तरह तीसरा इशू आप बताएंगे या तीसरा स्ट्रेटजी बताएंगे कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस विल इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस। फेयर यहां पे हम लिख देते हैं इलेक्टोरल, कि अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को इंस्टॉल किया जाए पाकिस्तान के अंदर, ऐसी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लाई जाए पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, तो उससे भी इलेक्टोरल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम इलेक्टोरल जो फेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ एआई आप कह सकते हैं। अब इसके ऊपर पूरा एक ग्राफ लिखा जाएगा, उसमें आप बात करेंगे कि जो बायोमेट्रिक वोटर रजिस्ट्रेशन हो रही है और जो डिजिटल रोल वेरिफिकेशन हो रही है, ये ठीक है, इसको इसमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है उससे साइबर क्राइम भी जन्म ले सकते हैं, इमर्ज हो सकते हैं, फ्रॉड भी, स्कैम्स भी, फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो सकते हैं, डाटा को चुराया भी जा सकता है, थेफ्ट किया जा सकता है, हाईजैकिंग हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाएं, लेकिन साथ साथ फ्रॉड्स को, स्कैम्स को, जो आप कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी को भी क्या किया जाए, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी जो है वो मुतारिफ करवाई जानी चाहिए। और ऐसी पॉलिसीज, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी है लेकिन हम तमाम वॉइसेस को शामिल नहीं कर रहे, तमाम लोग जो हैं, तमाम वॉइसेस जो हैं, विमेन, यूथ, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ट्रांसजेंडर, वो तमाम अगर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो टेक सेवी नहीं है, तो उनको हमें उन इंक्लूजन पे भी साथ साथ जोर देना चाहिए हमें। इसी तरह आप ऐसे ऑडिटेबल और ट्रांसपेरेंट वोट काउंटिंग सिस्टम्स होने चाहिए कि वोट की जब जो काउंटिंग की जाती है, जब रिजल्ट कंपाइल किए जा रहे होते हैं, तो वो ऑडिटेबल हों ताकि उनको ऑडिट किया जा सके और ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको काउंटिंग की जा सके। ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जानी चाहिए, यानी कि ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो अलाउ करें कि जो कुछ भी वो काउंट करें तो उसका क्या हो, उसका प्रॉपरली उसकी एक ट्रेल पड़ी हो, उसका एक रिकॉर्ड पड़ा हो, फुटप्रिंट्स पड़े हों और उसकी वेरिफिकेशन की जा सके बैलेट्स को फिजिकली काउंट करके। इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन होगी अकाउंटेबिलिटी, और जब अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी तो यूं क्या होगा, डेमोक्रेसी ग्रो करेगी। तो ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को भी हमें शामिल करना चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। इसी तरह चौथी बात ये करेंगे स्ट्रेटजी कि जो सिविक एजुकेशन है शुड बी प्रमोटेड टू इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन। सिविक एजुकेशन जो होता है कि जो सिटीजन हैं हमारे, जो हमारी उनको बताया जाए कि आपके ये इलेक्टोरल राइट्स हैं, ये आपकी इलेक्टोरल लिबर्टीज़ हैं, ये आपकी आपकी इलेक्टोरल ड्यूटीज़ हैं, और यूँ ये आपके आप कह सकते हैं कि जो वोट है वो आपकी पास एक अमानत है। तो पब्लिक अवेयरनेस कंपेन्स मुतारिफ करवाई जानी चाहिए। इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ होगा कि सिविक एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड टू इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो इसमें बताएंगे कि पब्लिक अवेयरनेस कंपेन्स होने चाहिए, यानी कि लोगों को इलेक्टोरल राइट्स का, वोटिंग प्रोसेस के बारे में, लोगों को जो सिटीजन हैं पाकिस्तान के, उनको एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि वो एम्पावर्ड फील करें और वो पार्टिसिपेट करें कॉन्फिडेंटली, और वो रेजिस्ट करें मेल प्रैक्टिसेस को। जब वो ज़्यादा एम्पावर्ड होंगे, वो ज़्यादा अनेबल्ड होंगे, उनका उनका कॉन्शियस, उनका शऊर ज़्यादा होगा, तो वो फिर मेल प्रैक्टिसेस को नहीं होने देंगे, उनको रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि व्हाट आर आवर राइट्स, व्हाट आर आवर ड्यूटीज़। इसी तरह आप बात करेंगे कि इंक्लूजन फोकस अवेयरनेस होनी चाहिए, कि जब सोशल मीडिया के ज़रिए इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक जो कंपेन होंगी और जो पब्लिक जो प्रिंट मीडिया होगा उसके जरिए जो ऐसी कंपेन्स हो जो इंक्लूजन फोकस्ड हो। इंक्लूजन फोकस मतलब ये है कि वो वेमेन को भी एड्रेस करें, ऐसी कंपेन्स हो जो को यूथ को भी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी और ट्रांसजेंडर सभी को, तमाम वॉइसेस को क्या करें, एड्रेस करें, उन तक पहुंचे। उससे भी क्या होगा, लोगों को सिविक एजुकेशन प्रमोट होगी। तमाम जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ हैं, इवन कि जो मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं, सभी को पता होगा कि हमारे इलेक्टोरल राइट्स क्या हैं। तो इस तरीके से तमाम वॉइसेस इक्विटेबली या इक्वली जो है वो दे वुड बी रिप्रेजेंटेड थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस। अब आखिर पे अब हम कंक्लूजन की हेडिंग देंगे, पांचवी हेडिंग, और पांचवी हेडिंग जो कंक्लूजन की है उसमें हम क्या क्या करते होते हैं हमेशा, जैसे मैंने बताया पहले
वीडियो के लेक्चर के आगाज में, कि जब पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, उसकी आखिरी लाइन थीसिस स्टेटमेंट होती है। अब थीसिस स्टेटमेंट में मैंने क्या बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर फ्यू इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए रेमिडियल मेजर्स की जरूरत है। तो यहाँ पे उसी उन्हीं बातों को नए अल्फाज में जरा अल्फाज चेंज करके आप लिखेंगे कि पाकिस्तान का मुख्तलिफ जो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस हैं वो मौजूद हैं, उनको एड्रेस करने के लिए रेमिडियल मेजर्स की जरूरत है। फिर आप बात करेंगे जो जो चैलेंजेस आप बता चुके हैं वो कौन से थे, इंस्टीट्यूशनल लीगल इश्यूज बता चुके हैं, सोशल इश्यूज बता चुके हैं, टेक्निकल डोमेन्स के जो इशू बता चुके हैं, जो चैलेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो इलेक्टोरल चैलेंजेस हैं उनको आप समराइज कर देंगे 2 सेंटेंसेज में। फिर आप बताएंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे हम उन इलेक्टोरल प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। वो आप कह सकते हैं कि ऐसी होलिस्टिक स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। अब वो स्ट्रेटजीज कौन सी हैं वो पहले आप बता चुके होंगे ऐसे में, कि वो लीगल पब्लिक लोगों की पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए, इनके सिविक इंगेजमेंट को, और लीगल रिफॉर्म लाई जाए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाई जाए, और लोगों की पॉलिटिकल विल पे काम किया जाए। इसी तरह जब आप उस ऐसे को ख़त्म कर रहे होंगे, एंड कर रहे होंगे, तो आपने ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग करनी है। आपने बताना है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये जो रिफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, अगर उनको इंट्रोड्यूस करवा लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी का फ्यूचर है वो क्या है, ब्राइट है। यानी कि आप पॉजिटिव एंडिंग करेंगे, आप कंक्लूड करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग नजर आए। आप बताएंगे कि ये मुख्तलिफ स्टेक होल्डर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो इसको फुलफिल करें, और इन इस किस्म की, यानी कि आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल्स और इस तरह जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लाई जाए, उससे क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी का फ्यूचर होगा वो क्या होगा, ब्राइट होगा। ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग करेंगे। अब इस ऐसे के अंदर कुछ मैं सपोर्टिंग डाटा आपके लिए लेके आया हूँ। इस ऐसे को लिखते हुए ये डाटा आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ रेलेवेंट कोट्स में लाया हूँ कि डेमोक्रेसी और फ्री इलेक्शन के ऊपर अब्राहम लिंकन का आप ये कोट अपने ऐसे में डाल सकते हैं कि इलेक्शंस बिलोंग टू द पीपल, इट इज़ देयर डिसीजन, ये उनका फैसला होता है। इस ऐसे को, अब इस पैराग्राफ को, इस कोट को आप शामिल कर सकते हैं अपने ऐसे में, इस ऐसे के ऊपर। नेल्सन मंडेला का एक कोट है, द राइट टू वोट इज द बेसिक राइट अपॉन विच ऑल अदर राइट्स डिपेंड। तो नेल्सन मंडेला का ये कोट आप शामिल कर सकते हैं। कोफी अन्नान जो कि यूनाइटेड नेशन, जो मुत्तहिदा अक़वाम मुत्तहिदा है, उसका जनरल सेक्रेटरी जनरल भी रहा है, तो कोफी अन्नान की एक कोट है कि इफ आवर इलेक्शंस आर नॉट फेयर, आवर गवर्नमेंट्स विल नॉट बी लेजिटिमेट। इस कोड को आप शामिल कर सकते हैं ऐसे में, अगर आप कहीं पे शामिल करना चाहें। थॉमस जेफरसन का एक कोट है कि द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज द एटर्नल विजिलेंस, कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम हो, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी फेयर हो, तो उसकी कीमत क्या आपको देना होगी, एटर्नल, अबदी, यूनिवर्सल, हर वक्त क्या होगा, विजिलेंस शो करना पड़ेगी। आपको विजिलेंट रहना होगा कि हमारे इलेक्टोरल राइट्स क्या हैं, क्या वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, इलेक्टोरल ड्यूटीज हमारी क्या है। इसी तरह इलेक्टोरल करप्शन के ऊपर कुछ कोड्स हैं, उनको भी आप नोट कर लें। ये भी आप ऐसे में कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं जब आप इलेक्टोरल करप्शन की बात कर रहे होंगे, इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे होंगे। तो अमृता सिंह का, जो कि नोबेल लॉरेट भी हैं, नोबेल प्राइज उन्होंने विन किया, तो अमृता सिंह की एक कोट है कि अ करप्ट इलेक्टोरल प्रोसेस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ पब्लिक रीजन। ये जो पब्लिक रीजन है, यानी कि जो हम लोग होते हैं, जो हमारी रीजनिंग होती है, जो हम कॉमन सिटीजन हैं, तो अगर करप्ट इलेक्टोरल प्रोसेस होगा तो वो बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा सिटीजन्स का। इसी तरह परवेज हूद भाई एक राइटर हैं, आप पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, तो आप इनका एक कोट का हवाला दे सकते हैं इलेक्टोरल करप्शन के हवाले से, कि डेमोक्रेसी विदाउट अकाउंटेबिलिटी, कि ऐसी जमहूरियत जिसमें एहतसाब का अमल नहीं होता, बिकम्स अ टूल फॉर द पावरफुल। तो जो पावरफुल एलीट होते हैं उनका एक हथियार बन जाती है ऐसी डेमोक्रेसी जिसके अंदर एहतसाब का अमल नहीं होता। इसी तरह नोम चॉम्स्की की एक कोट है जिसको आप शामिल कर सकते हैं कि इफ इलेक्शंस कुड चेंज एनीथिंग दे वुड बी इलीगल, कि अगर इलेक्शन किसी चीज को चेंज कर सकते हैं, अगर हमारे इलेक्शंस कुड चेंज एनीथिंग दे वुड बी इलीगल, कि अगर हमारे इलेक्शंस अगर किसी चीज को चेंज कर सकते होते तो ये इलेक्शन ही क्या होते, इलीगल होते। यानी कि इलेक्शन हमारे किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अगर आपको कोड लिखना चाहें, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म की जरूरत है, पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है, तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और रिफॉर्म्स के ऊपर आप इन कोड्स को शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी का एक कोड है कि इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी इन पाकिस्तान डिमांड्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ रादर देन पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस, कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी हो, तो उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि हमें कोई सियासी तौर पे कोई कंप्रोमाइजेस करने चाहिए। इसी तरह प्लेटो की एक की कोट है, उसका आप हवाला दे सकते हैं कि वन ऑफ द पेनल्टीज फॉर रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इज दैट यू एंड अप बीइंग गवर्न्ड बाय इंफीरियर्स, कि अगर आप कहते हैं कि हम तो पॉलिटिक्स में शामिल ही नहीं होंगे,
इमरान खान ने अक्सर इस बात का हवाला दिया अपनी स्पीचेस में। तो प्लेटो ने ये बात कही थी कि अगर आप कहेंगे कि हम पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते, हम तो न्यूट्रल है, अगर आप कहेंगे हम पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते, पार्टिसिपेट करने से पॉलिटिक्स में, अगर आप कहेंगे कि हम इनकार करते हैं कि हम पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे, तो उसकी आपको बहुत बड़ी पेनल्टी होगी। और वो पेनल्टी क्या होगी कि जो आपसे इंफीरियर लोग होंगे, जो आपसे कम तर होंगे, जो आपसे अहकर होंगे, वो आपके ऊपर हुकूमत करेंगे। इसी तरह एक इसी तरह कुछ बुक्स का हवाला मैं आपको दूंगा, अब इस ऐसे में कोट कर सकते हैं, पाकिस्तानी फोकस बुक्स है, ये पाकिस्तान के हवाले से हैं। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, आपको पता होगा, जो CSS PMS एस्पिरेंट्स हैं, एनातोल लेविन की किताब है। इस किताब के अंदर पॉलिटिकल पावर कैसे एवॉल्व होती है उसका बैकग्राउंड दिया गया है। और जो पॉलिटिकल पावर के जो स्ट्रक्चर्स हैं कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पावर्स, कौन से लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, उनके उस पॉलिटिकल पावर के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया गया है। और कहा गया है कि ये पॉलिटिकल पावर जो है, चाहे वो मिलिट्री एलिट है, चाहे वो पॉलिटिकल एलिट है, वो कैसे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो इस किताब का हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे रिग्ड होते हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल एलीट्स और जो कैसे जो मिलिट्री एलीट है वो पाकिस्तान की इलेक्टोरल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। तो एनातुल लेवन ने किताब पाकिस्तान हार्ड कंट्री में ये बात बताई है। इस किताब को कोट कर सकते हैं। द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, आयशा जलाल की किताब है, इसका हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हो, वो कैसे एवॉल्व होते हैं, उनकी एवोल्यूशन और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हिस्ट्री, कि पाकिस्तान के अंदर कैसे जो पॉलिटिक्स है उसको मैनिपुलेट किया गया। तो आयशा जलाल की ये किताब द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, इसका हवाला दे सकते हैं इस ऐसे में। इस तरह किताब है मिलिट्री इनकारपोरेशन इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी, कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी मीशत, उसकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, कि मीशत हमारी कैसे चल रही है, हमारी मिलिट्री की मीशत, उसके हवाले से उसकी इनसाइड स्टोरीज बताई गई हैं। ये भी आयशा सिद्दीका की किताब है। और इस किताब में बताया गया कि जो नॉन डेमोक्रेटिक एक्टर्स हैं, वो एक्टर्स जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, जमहूरी नहीं है, आई मीन मिलिट्री, तो वो जो नॉन डेमोक्रेटिक जो एक्टर्स हैं, कि जो मिलिट्री है, उसका इन्फ्लुएंस बताया गया है कि वो इलेक्शंस को कैसे क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मेडल करते हैं, और रिग करते हैं, या उसको मॉनिटर करते हैं, या कंट्रोल करते हैं। इसी तरह किताब है पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज सर्वाइविंग बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, की पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक तरफ जमहूरियत है और एक तरफ आमरीयत है, उसके दरमियान में क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज हमारी। ये किताब है मरियम मुफ्ती की, साहर शफकत और नीलूफर सिद्दीकी की। इस किताब का हवाला दे सकते हैं। ये किताब किस चीज़ के बारे में है, ये बताती है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, जब PMLN है, PTI है, पीपल पार्टी है, ANP है, इस तरह की जो जितनी भी हैं, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो डायनेमिक्स है और इलेक्टोरल लेजिटिमेसी के, कितना हमारे जो इलेक्शंस होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, उसके ऊपर बात की गई है। इस किताब का हवाला दे सकते हैं। और इलेक्शंस इन पाकिस्तान 1950 टू 2008, इस किताब का हवाला दे सकते हैं। ये किताब है ताहिर मेहदी की, और ये एक जर्नलिस्टिक किस्म की कंपाइलेशन है। इसमें मुख्तलिफ जो जर्नल्स हैं, उन जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अकाउंट्स बताए हैं, अपनी आप कह सकते हैं नरेशंस दिए हैं, अपनी पर्सपेक्टिव दिए हैं। तो इस किताब के अंदर ऐसी केस स्टडीज दी गई हैं, और ऐसा हिस्ट्री के अंदर जाके माजी में बताया गया कि इलेक्शन के अंदर कौन कौन सी मेल प्रैक्टिसेस सामने आई हैं। तो इलेक्शंस इन पाकिस्तान 1950 टू 2008 किताब का नाम है। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बताया गया, हिस्टोरिकली बताया गया कि कौन कौन सी इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस होती रही हैं। इसी तरह कुछ ग्लोबल डेमोक्रेसी के और ग्लोबल इलेक्टोरल इंटेग्रिटी के हवाले से कुछ बुक्स हैं, उनका भी हवाला दे सकते हैं। वाई नेशंस फेल, के कौमें कैसे फेल होती हैं, पाकिस्तान भी तो एक नेशन है। तो आप इस किताब का राइटर का भी जहाँ लिखा हुआ है, डॉरन एसिमोग्लो एंड जेम्स रॉबिन्सन की ये किताब है, बड़ी मशहूर किताब है। PMS और CSS एस्पिरेंट्स इस किताब को जानते हैं। ये किताब बताती है कि जो वीक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो मैनिपुलेशन के बारे में बताती है कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है इलेक्शंस को, और कैसे किसी मुल्क के अंदर जो मुल्क जो नेशन फेल होती है उसके अंदर करप्शन होती है। तो इस किताब का हवाला दे सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन भी होती है, इदारे भी वीक हैं, इलेक्टोरल मैनिपुलेशन भी होती है। तो जैसे वाई नेशन फेल किताब के अंदर बताया गया है कि नेशन इसलिए फेल होती हैं कि इसके अंदर इदारे वीक होते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस जो होते हैं वो मैनिपुलेट होते हैं, और वहाँ पे करप्शन जो होती है वो सराहियत कर जाती है। तो इस तरह आप पाकिस्तान का भी हवाला दे सकते हैं, ये रिलेटेबल है। इसी तरह आप डेमोक्रेसी एंड इट्स क्राइसिस, कि जमहूरियत और इसका जो बहरान है, उसकी किताब है। AC ग्रेलिंग की किताब है, इस किताब का हवाला दे सकते हैं। इसके अंदर बताया गया कि हाउ डेमोक्रेसीज कोलैप्स, पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरियत कोलैप्स कर जाती है, करती रही है विदाउट फेयर इलेक्शन। इस किताब में ये बताया गया कि जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होती तो डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही होता रहता है। तो इस किताब का हवाला दे सकते हैं कि इसके राइटर ने ये बताया कि डेमोक्रेसी जो है वो विदाउट फेयर इलेक्शन कोलैप्स कर जाती है।
द लॉजिक ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की मंतक क्या है, दलील क्या है, उसके ऊपर एक किताब है। द लॉजिक ऑफ डेमोक्रेसी किताब का नाम है। और ये चार्ल्स लिंड ब्लॉम की किताब है। ये इसके राइटर हैं, और इसके अंदर बताया गया कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल मैकेनिक्स हैं, यानी कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्टोरल मैकेनिक्स, इलेक्शंस कैसे होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि जमहूरियत कैसे फरोग पाती है, इसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। तो इस किताब का हवाला भी दे सकते हैं अगर आप मुनासिब समझे तो। अब कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो मैं शामिल की हैं, और पाकिस्तान के हवाले से डाटा भी मैं आपको बताऊंगा इस ऐसे के ऊपर, कि आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स को शामिल कर सकते हैं अपने ऐसे में। आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो बहुत ही लो है, और उसका 2024 का स्कोर आप दे सकते हैं 0.313, ये स्कोर था। ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस हैं किस चीज़ के अंदर, हम फ्री फेयर और कंपेटिटिव इलेक्शंस कंडक्ट करने में हमें कुछ मसाइल का सामना है। ये जो चैलेंजेस हैं इनकी वजह से हमारा जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है पाकिस्तान का 2024 का, वो है 0.313। तो ये किस चीज को शो करता है कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल डेमो जो इंटेग्रिटी है वो डिक्लाइन कर रही है। इसी तरह एक और इंडेक्स है, उसका हवाला दे सकते हैं कि आ, आप बात कर सकते हैं पिल डार्ट के हवाले से, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी सर्वे, ये सर्विस करवाता है पिल डार्ट का इदारा अमूमन। और इसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि ये इदारा बेसिकली बताता है कि लोगों का कितना ट्रस्ट है इलेक्शंस के ऊपर, यानी कि लोगों की परसेप्शन के बारे में बताता है। और ये बताता है कि वोटर का टर्नआउट का बिहेवियर क्या था, कि कितने परसेंट लोग घरों से बाहर निकल के उन्होंने वोट कास्ट किया। तो ये बेसिकली ये जो इदारा है ये सर्वे कंडक्ट करवाता है, इसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सर्विस करवाता है। तो पिलडार्ट के सर्विस को आप कोट कर सकते हैं कि पिलडार्ट का इलेक्शन फेयरनेस असेसमेंट ये आई कि इसकी जो सर्वेज हैं वो बताते हैं कि 49% जो फेयरनेस स्कोर था 2024 में। 8 फेब 2024 के जो पूरे इलेक्शन थे पाकिस्तान का, जब इसने इस इदारे ने जब सर्वेस कंडक्ट करवाए, तो पाकिस्तानी 49% लोगों ने ये कहा कि इलेक्शन फेयर हुए। मतलब है 51% लोगों ने कहा कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। इसका हवाला दे सकते हैं। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को आप हवाला दे सकते हैं कि 2000, अगर हम बात करें जो 2024 का जो रिजल्ट है उसमें पाकिस्तान 180 जो ममालिक है उसमें 135 नंबर पे है ग्लोबली। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है पाकिस्तान के अंदर कितनी करप्शन होती है, अब वो करप्शन इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर भी हो सकती है। तो पाकिस्तान में 2023 में पाकिस्तान 133 नंबर पे था, अब हम मजीद गिर के 135 नंबर पे आ गए हैं। याद रखें, 0 नंबर पे होता है कि हाईली करप्ट कंट्री होता है, फिर 0 से 1 2 3 4 5 इस तरीके से जितनी आपकी रैंकिंग आगे चली जाती है तो आप कदरे फेयर होते जाते हैं। तो पाकिस्तान का जो करप्शन परसेप्शन स्कोर है वो 27 आउट ऑफ 100 है। 100 में से हम 27 पे खड़े हैं। तो 0 रैंकिंग जो होती है वो शो करती है कि हाईली करप्ट कंट्री है। अगर किसी कंट्री की रैंकिंग 100 हो तो वो शो करता है कि वो कंट्री जो है क्या है, वेरी क्लीन है, उसके अंदर कोई करप्शन नहीं है। तो पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 100 में से, पाकिस्तान 100 पे नहीं है, 100 पे वो कंट्रीज होंगी जो टोटली जिसमें कोई करप्शन नहीं होती। तो हम 0 पे भी नहीं है कि बिल्कुल हाईली करप्ट भी नहीं है, हम 27 आउट ऑफ 100 है। तो ये स्कोर जो है ये शो करता है कि कनेक्ट जो ये बेसिकली जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ये कनेक्ट करता है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर, कि करप्शन जो है, जैसे करप्शन के ट्रेंड्स पाकिस्तान में देखे जाते हैं तो इससे इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस जन्म लेती हैं, क्योंकि जो करप्शन है वो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस को जन्म जन्म दे सकती है। करप्शन जो है वो इलेक्शंस के अंदर भी तो हो सकती है। तो इसको हम आप इसको कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का स्कोर जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है, उसमें पाकिस्तान 27 आउट ऑफ 100 पे खड़ा है 2024 के रिजल्ट के मुताबिक। इस तरह ह्यूमन राइट्स की कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, HRCP, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी इलेक्शंस की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, आप उसका हवाला दे सकते हैं। जैसे 2024 की फेब में उसकी रिपोर्ट आई हाई ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और उसके मुताबिक इस ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में रिलीज किया, इन डेप्थ रिपोर्ट आई, और उसने बताया, एवेलुएट किया कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फेब 2024 के इलेक्शन थे वो किस किस्म के थे। तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन की पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है जो फेब में आई, उसने पाकिस्तान के 8 फेब 2024 के इलेक्शन को टेंटेड इलेक्शन करार दिया। टेंटेड इलेक्शन वही होता है कि इलेक्शन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान के अंदर जो 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 इलेक्शंस हुए 8 फेब 2024 को, उसके अंदर रिगिंग हुई, लेजिटिमेसी को क्या किया गया, उस पर अटैक किए गए और मैनिपुलेशन की गई। इसी तरह कुछ और कोटेशन भी हैं, कुछ रैंडम, उनको भी आप अपने इस ऐसे में कोट कर सकते हैं, जो भी आप जो आप याद कर सकते हैं। जिनकी सारी कोट्स तो आप सावधानी नहीं लिख सकते, लेकिन मैं आपको मल्टीपल कोट्स बता रहा हूँ जो जो भी आपको इसमें से आपको याद रहती है, जो जो आपको रिलेटेबल लगती है, आप अपने ऐसे में शामिल कर सकते हैं।
इंस्टीट्यूशनल वीकनेस के ऊपर एक कोट है कि वीक इंस्टीट्यूशंस ब्रीड इलेक्टोरल वल्नरेबिलिटी। अब ये बड़ा रिलेटेबल है कि जो कमजोर इदारे होते हैं वो इलेक्टोरल वल्नरेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। यानी कि वीक इदारे, जो कमजोर इदारे होते हैं, वो पैदा करते हैं, जन्म देते हैं किसी चीज को वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी ये होता है कि जब कोई इदारा इतना वीक हो, इतना फ्रेजाइल हो कि उसके ऊपर अटैक किया जा सके या उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो वीक जो इदारे हैं वो इलेक्टोरल वल्नरेबिलिटी को ब्रीड करते हैं, जन्म देते हैं। पावरफुल इंस्टीट्यूशंस सेफ गार्ड द वोट। जो मजबूत इदारे होते हैं वो वोट की हिफाजत करते हैं। ये पीपर नॉरिस एक पूरा प्रोजेक्ट है। आ, इसका कोटेशन है। और रिफॉर्म्स के ऊपर एक कोटेशन है कि रिफॉर्म इज नॉट एन ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए रिफॉर्म या इस्लाहात कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। इट इज सर्वाइवल रिक्वायरमेंट फॉर डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी। कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो कंटिन्यू करे, तो उसके लिए ये सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट है। क्या चीज? रिफॉर्म्स। ये पिलडार्ट की कमेंट्री से मैंने ली है, रिफॉर्म का ये कोट। और सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, अब हमारे यहाँ इलेक्शन अगर होते हैं तो कुछ सारे काम गवर्नमेंट के नहीं है, हम सिटीजन्स की भी कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जिम्मेदारी हैं। तो उसके ऊपर है कि अ नेशन गेट्स द गवर्नमेंट इट डिजर्व्स। कि गवर्नमेंट वही, एक नेशन जो है, कौम जो है, वो वही उस तरह की गवर्नमेंट हासिल करती है जिस तरह की वो डिजर्व करती है। यानी जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी अवाम वैसी हुकूमत। तो अगर हम खुद करप्ट होंगे तो हमें करप्ट गवर्नमेंट मिलेगी। तो ये जोसेफ डी मैस्टर का एक कोट है। और ये वोटर पार्टिसिपेशन के हवाले से, कि अगर वोटर बाहर निकलेंगे ही नहीं, वोट ही कास्ट नहीं करेंगे, तो जैसे वो प्लेटो ने कहा था कि अगर आप रिफ्यूज करते हैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन को, तो फिर इसकी आपको पेनल्टी ये होगी कि इन्फीरियर लोग आपके ऊपर रूल करेंगे। इसी तरह, अगर मैंने ये जो आपको ऐसे है इसकी हवाले से, अगर आप कोई कोड आप शामिल करना चाहते हैं तो उसको कैसे शामिल करेंगे? मैंने एग्जांपल दी है कि कोड को कैसे शामिल किया जाता है अपने टेक्स्ट के अंदर, ऐसे के अंदर। एज नेल्सन, जरा देखिएगा, एज नेल्सन मंडेला फेमसली रिमार्क, जैसे नेल्सन मंडेला ने बताई थी ये बात, आगे उसको इन्वर्टेड कमाज में लिखेंगे, द राइट टू वोट इज द बेसिक राइट अपॉन विच ऑल अदर राइट्स डिपेंड। इसको इन्वर्टेड कमाज क्लोज करेंगे, showing that electoral malpractice is not merely a procedural flaw but an assault on fundamental citizenship right। कि ये जो राइट टू वोट होता है, ये वो बुनियादी हक है जिसके ऊपर तमाम राइट्स बाद में इसकी इसकी उसके ऊपर उस्तवार होते हैं। तो जब आप वोट ही कास्ट नहीं करते तो बाकी फिर आपको आपको अब बाकी राइट्स आपको नहीं मिलते। तो इससे शो होता है कि जब आप राइट टू वोट आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस जन्म देती हैं। और जब इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस जन्म देती हैं, तो फिर आपके बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन जो सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज होते हैं, वायलेट होते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने जो टॉपिक है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने इस टॉपिक को, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। मैंने इस टॉपिक को कि इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस जो पाकिस्तान के अंदर है, उनको हम कैसे कम्बैट कर सकते हैं, इनकी चैलेंजेस कौन कौन से हैं और स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, कौन से सॉल्यूशंस हैं आप कह सकते हैं। यहाँ स्ट्रेटजीज की जगह आप सॉल्यूशन का वर्ड भी शामिल कर सकते हैं। इस हवाले से मैंने आपके सामने आउटलाइन ड्रा की, मैंने आपको रेलेवेंट कोड्स बताए। इसी ऐसे के अंदर आप किन किताबों को, जो पाकिस्तान बेस्ड पाकिस्तान है, पाकिस्तान फोकस बुक्स हैं, और इंटरनेशनली जो अवेलेबल बुक्स हैं, किन किताबों को आप ऐसे के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और किन रिसर्च रिपोर्ट्स या रिसर्च इंडिसेस, यानी किन रिसर्च इंडेक्स को आप अपने ऐसे में शामिल कर सकते हैं। तो इस ऐसे के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, चैलेंजेस में क्या लिखना है, सॉल्यूशंस में क्या लिखना है, कंक्लूजन में कैसे लिखना है, थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है। और इवन कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट आपको बना के दिखाई, जहाँ पे जरा देखें इंट्रोडक्शन के अंदर, कि ये मेल प्रैक्टिसेस हैं, इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस, और उनको वो जरूरत वो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस जो हैं वो मुतकाजी हैं कि कुछ रेमिडियल मेजर्स लिए जाए। तो यूं, जो पहला पैराग्राफ होता है आपका इंट्रोडक्शन का, उसकी जब क्लोज हेड, पहले पैराग्राफ को, जब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को क्लोज कर रहे होंगे तो इस थीसिस स्टेटमेंट में क्लोज करेंगे। और जो जब आप अपने ऐसे को पूरे को कंक्लूड कर रहे होंगे, तो कंक्लूजन का जो आगाज होगा इसी थीसिस स्टेटमेंट से होगा, लेकिन इसको अल्फाज जरा चेंज कर देंगे। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किन बुक्स को, किन कोड्स को, और किन रिसर्च रिपोर्ट्स या रिसर्च इंडेक्स को अपने ऐसे में शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ, अपने कुलीग के साथ जरूर शेयर करें जो कि पीएमएस के हवाले से या सीएसएस के हवाले से इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहा है, या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के हवाले से इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहा है, या असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के लिए, या तहसीलदार की पोस्ट के लिए, या असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, किसी भी पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन का कोई इदारा का कोई भी टेस्ट हो जिसमें इंग्लिश ऐसे होता है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर का होता है, लेबर ऑफिसर का होता है। तो अगर आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट की इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, या पीएमएस और सीएसएस की इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आपका कोई कोलीग ऐसे की तैयारी कर रहा है, तो आप उसको ये इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल
इंग्लिश विद अजमल खान सब्सक्राइब नहीं किया तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए थीम के साथ, एक नए थीम के ऊपर ऐसे आउटलाइन जो है वो लेके आऊँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।